ये वो दिमागी कसरत है जो हर हफ्ते हमारी मंडली करती है। इसमें मैं एक वाक्य देता हूं और उससे शुरू करके मंडली के 6 सदस्य लिखते हैं 6 नन्ही कहानियां। लेकिन आज मैंने पासा पलट दिया है। आज जो वाक्य दिया है उससे खत्म करके 6 अलग अलग राइटर्स लिखेंगे 6 नन्ही कहानियां। आज का जो वाक्य है वो है, आसपास सब चिल्ला रहे थे हैप्पी न्यू ईयर। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ ने इसी वाक्य से खत्म करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, हैप्पी न्यू ईयर। मीरा से मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा विशाल, तू सुन ले। माँ ने पीठ फेरे हुए कोई चौथी दफा ये बात कही। माँ धीमे प्लीज, मैंने कहा और दरवाजे की सन से बाहर झांक लिया कि कहीं कोई ऊपर से गुजरा तो नहीं, किसी ने सुना तो नहीं। आज घर में 20 लोग थे। बाहर हॉल में छोटी सी न्यू ईयर की पार्टी हो रही थी। नजर हटाने के पहले एक दफा मैंने सबके बीच डांस करती मीरा को देख लिया। उसके घुंघराले बाल चेहरे और कंधे पर झूल रहे थे और मासूम निगाहें इधर उधर मुझे तलाशती हुई। माँ प्लीज, मैं प्रॉमिस कर चुका हूं उसे, मैंने उनके कंधे थामते हुए कहा तो माँ पलटी। आंखों में नाराजगी और दुख उमड़ रहा था। मैं दोनों हथेलियां बांधकर सर झुकाए खड़ा हो गया। मुझसे पूछ कर किया था, लोग कितना हंसेंगे सोचा है कभी? फफकती आवाज संभाल कर वो बोली। और आज ही के दिन क्यों लाया उसे? ताकि पार्टी में सब उससे मिल लें, वो फैमिली को जाने समझे। और मुझे लोगों से मतलब नहीं है, आपसे मतलब है माँ। प्लीज मान जाओ ना। मुझे सुनते हुए माँ कुर्सी पर बैठ गईं और उंगलियों से अपना माथा रगड़ने लगी। अजीब पशोपेश में था मैं। मन कभी माँ की तरफ झुकता, कभी मीरा की तरफ। मैंने फिर बाहर झांका। वो सोफे पर बैठी सुरमई आंखों से घर देख रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी रेड ड्रेस में। दिल किया कि अभी जाकर, विशाल दरवाजा बंद कर। तभी माँ झल्लाई। मैं किवाड़ बंद करके उनके पास चला आया और हौले हौले उनका माथा सहलाने लगा। उन्होंने आंखें मूंद ली। अभी कुछ कहना बेकार था। गुस्से में वो किसी की कहाँ सुनती थीं। घड़ी की सुइयां खिसक रही थीं। नया साल लगने में 15 मिनट बाकी थे। माँ चलें बाहर, मैंने टोका। वो आंखें मूंदे हुए बोली, तू जा, तेरे लोग बाहर ही तो हैं, मैं कौन हूं तेरी? माँ ऐसा मत कहो प्लीज, कहते हुए मैंने झुककर उनका माथा चूम लिया। आपने ही सिखाया था ना कि भरोसा जीतो तो उसको तोड़ो मत। 6 महीने पहले मिला था उसे ऑर्फनेज में और उसके बाद भी कई बार, और अब जाकर उसका भरोसा जीता है। जानती हो माँ, परसों उसने मुझे पापा पुकारा, पापा। मैं नहीं जानता कि ममता क्या होती है, लेकिन आदमी के सीने का पिघलना भी ममता से कम नहीं होता होगा ना। उस 5 साल की बच्ची का यकीन कैसे तोड़ूं? कहते हुए मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया। मेरे ठीक सामने छोटी सी मीरा दिख रही थी, बेचैनी से इधर की तरफ निहारती हुई। काश के सारे ऑर्फनेजेस की मीरा को कोई पिता मिल जाता, कोई माँ मिल जाती। कहते हुए मेरी आवाज जरा भर्रा गई। नया नया पिता बना था ना, कमजोर हो गया था। रास्ता छोड़। माँ मुझे किनारे करते हुए हॉल की तरफ तेजी से जाने लगी। मैं दौड़ा उनके पीछे उनको रोकने, लेकिन वो मीरा के पास पहुंच चुकी थी। घुटने के बल बैठी उसकी नन्ही हथेली उसकी पेशानी चूम रही थी। मेरी आंखें भर आईं। कोई कतरा टपकता कि हॉल में शोर गूंजने लगा। 10, 9, 8, 7। मैंने दौड़कर माँ और मीरा को गले से लगा लिया। 4, 3, 2, 1। काउंटडाउन खत्म हुआ। आसपास सब चिल्ला रहे थे हैप्पी न्यू ईयर। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी ने इसी वाक्य से खत्म करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, हैप्पी न्यू ईयर।
शहर नए साल की रंगीनियों में खोया था। 31 दिसंबर की सर्द रात में फ्लाईओवर वाली सड़क के किनारे बने वेलकम कैफे के बाहर पचासों लोग इकट्ठा थे। आसपास जगमगाती रोशनी और रंग बिरंगी सजावट थी। सड़क के उस तरफ से इस तरफ दो खंभों के बीच एक बड़े से लाल कपड़े का बैनर टंगा था। उस पर सफ़ेद रंग से लिखा था, हैप्पी न्यू ईयर, नई उम्मीदें, नए सपने, नया साल। नौजवान लड़के लड़कियां रंग बिरंगी जैकेट और मफलर में वहीं इकट्ठा थे। मुंह से भाप निकालते चेहरों पर ऐसी खुशी थी जैसे नए साल की पहली सुबह उनकी जिंदगी बदल देगी। हैप्पी न्यू ईयर शशांक। तभी एक किसी ने वेलकम कैफे के मालिक शशांक से कहा। सेम टू यू दोस्त, उसने कहा और वापस सड़क की दूसरी तरफ देखने लगा जहां वो काफी देर से एक शख्स को देख रहा था। गुब्बारे बेच रहा वो 40-45 साल का आदमी जिसके कपड़े फटे थे, दाढ़ी बेतरतीब और पैरों में घिसी चप्पलें थीं, संदिग्ध सा लग रहा था। त्योरियां घुमाकर वो आसपास के हालात का जायजा ले रहा था। कुछ तो जरूर था। चलो भाई, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट फॉर काउंटडाउन। तभी कैफे की एक पुरानी कस्टमर ने शशांक से कहा तो वो मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ हाँ चलो चलो, लेट्स गो। थोड़ी देर बाद सब लोग उस खुली जगह पर जमा थे। वेलकम कैफे के बाहर जमा लोगों ने काउंटडाउन शुरू कर दिया। उल्टी गिनती, कई आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो गया। माहौल में तालियां, सीटियां, हूटिंग, मुबारकबाद सब गूंजने लगी। नया साल आ गया था। शशांक अपने कस्टमर्स और दोस्तों में से किसी से हाथ मिलाता, किसी के गले लगता, लेकिन उसकी नज़र बार बार उसी संदिग्ध शख्स पर ठहर जाती। वो क्या करने वाला था? उसकी आंखें बता रही थीं कि कुछ तो चल रहा है उसके जहन में। खैर, थोड़ी देर बाद तेज म्यूजिक शुरू हुआ और सब झूमने लगे। पार्टी का सिलसिला देर रात तक चला। मौसम सर्द था तो कुछ घंटों के बाद लोग कम होने लगे। काउंटर पर बिजी शशांक को भी वक्त का पता तभी चला जब सुबह के 4-4:15 बजे तक 10-12 लोग ही बचे। शशांक बाहर आया तो उसने देखा कि वो दाढ़ी वाला शख्स अब नहीं था। उसने गहरी सांस ली। वो वापस अंदर जाने ही वाला था कि अचानक चौंक गया। सड़क की दूसरी तरफ फ्लाईओवर के नीचे वो दाढ़ी वाला शख्स फिर दिखाई दिया। अब वो डरा, सहमा, घबराया हुआ दाएं बाएं देख रहा था। शशांक का शक गहराया। उसने सड़क पार की और फ्लाईओवर के नीचे वाली उस जगह पर पहुंचा। वहां पहुंचकर शशांक ने जो देखा वो देखकर उसका दिल दहल गया। सर्द रात में फ्लाईओवर के नीचे एक छोटी बच्ची ठिठुरते हुए सोने की कोशिश कर रही थी। उसने वही कपड़ा ओढ़ रखा था जो थोड़ी देर पहले तक नए साल की मुबारकबाद वाले बैनर के तौर पर वेलकम कैफे के बाहर लगा था। वो शख्स वो बैनर चुरा लाया था। सो जाओ बिटिया, ठंड अभी कम हो जाएगी, दाढ़ी वाला वो आदमी अपनी बच्ची से कह रहा था। बच्ची ने कस के कपड़ा लपेट रखा था। सिलवटों से कपड़े की लिखावट के सिर्फ 4 लफ्ज आड़े तिरछे दिख रहे थे, उम्मीदें, सपने और नया साल। सड़क की दूसरी तरफ और आसपास सब चिल्ला रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम ने इसी वाक्य से खत्म करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, हैप्पी न्यू ईयर। अब मैं जाऊं दीदी जी? मेरी सहायिका मालती ने दोबारा पूछा तो कॉफी फेंटते मेरे हाथ रुक गए। आज जाने की बड़ी जल्दी है तुझे, हैं? वो पल्लू से हाथ पोंछते हुए बोली। वो ना दीदी जी, आज बड़े टाइम बाद मेरे बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए ना, रात में नया साल मनाएंगे, अलाव जलाएंगे, थोड़ा गाना बजाना, फिर खाना पीना, बस। कहते कहते उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मेरी त्योरियां चढ़ गईं।
मैंने उसे सर्वेंट क्वार्टर में रहने की अनुमति देते हुए ताकीद की थी कि वहां वो नाते रिश्तेदारों की भीड़ भाड़ और किसी किस्म का शोर शराबा नहीं करेगी। मैं कुछ कहती इसके पहले ही उसने लपक कर पीछे वाली खिड़की कस के बंद कर दी और हाथ जोड़ के बोली, कोई शोरगुल ऊपर नहीं आएगा दीजी। मैंने चेतावनी सी दी और केक पर आइसिंग करने लगी। वो 2 पल को ठहरी और फिर पीछे से उसकी हिचकिचाती आवाज आई, दीदी जी कुछ एडवांस मिल जाएगा क्या? वो बच्चों के लिए उपहार का मन था। मैं खींच गई। देख रही है ना मैं बिजी हूं अभी, और तनख्वाह तो मिलेगी ना, तब खरीद के भेज देना, कह के मैं ड्राइंग रूम में फूल सजाने लगी। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हुई चली गई। मैंने घर का निरीक्षण किया और खुद को शाबाशी देने का मन हो आया। अपने परिवार की न्यू ईयर पार्टी के लिए मेरी मेहनत कामयाब हुई थी। हर कोने में खूबसूरत सजावट, मेज पर चमचमाती कटलरी और लजीज खाने से भरे हुए डोंगे, मेरा खास केक और दोनों बच्चों और पति की ढेरों मनपसंद गिफ्ट्स। मेरा चेहरा चमक उठा। आज उस वक्त को दोबारा जीने की तैयारी थी जब हम चारों एक साथ बैठकर सब कुछ साझा किया करते थे। पता नहीं कितने दिन हुए साथ बैठे। मैंने फोन पर सबको मैसेज किया, कम सून, इट्स ऑलरेडी 11, और उनके इंतजार में टीवी ऑन करके बैठ गई। हर चैनल पर मुस्कुराते चेहरे थे। हर प्रोग्राम में 2020 के स्वागत का उल्लास था। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 30 मिनट्स टू गो। तभी मेरा फोन घनघनाया। बेटी का मैसेज था, फ्रेंड्स के साथ हूं मम्मी, यू गाइस एंजॉय। मेरा दिल कुछ बुझ गया। 20 मिनट्स टू गो। स्क्रीन पर नाचते गाते लोगों के बीच उधर एंकर चिल्लाया और इधर मेरे फोन पर बेटे का मैसेज आया, हाय माँ, सी यू टुमारो, हैप्पी न्यू ईयर। मेरी आंखें धुंधला आईं। मारे अकेलेपन के दम घुटने लगा। उठकर मैंने खिड़की खोल दी। नीचे जलते अलाव के इर्द गिर्द जमा मालती का परिवार नजर आ रहा था। ढोलक पर कोई गाना सुनाई दे रहा था। अंदर टीवी पर तेज होते नाच गाने के बीच पूरी ताकत से एंकर चिल्ला रहा था, नए साल में बाकी बस 10 मिनट। और मेरी सूनी आंखें घर की खूबसूरत सजावट और दिलकश उपहारों को निहार रही थीं। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर पति का नाम फ्लैश होते मैं देखती रही, लेकिन उठाया नहीं। एक और ना सुनने की हिम्मत नहीं थी। तभी टीवी पर आवाज आई, 5 मिनट्स। मैं उठी और जल्दी जल्दी एक बास्केट में केक और बच्चों के लिए लाई सारी गिफ्ट्स रखने लगी। उधर काउंटडाउन चलता रहा। 10, 9, 8। इधर सामान उठाकर मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी। 5, 4। हांफते हुए मैं मालती के पास पहुंच गई और बास्केट उसको पकड़ा दी। काउंटडाउन वहां भी चल रहा था। 2, 1। मैं मुस्कुराते हुए देखती रही ढोल की ताल पर एक साथ ठुमकते परिवार को। आसपास सब चिल्ला रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से खत्म करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, हैप्पी न्यू ईयर। शहर रोशनी से जगमगा रहा था। क्रिसमस से लेकर नए साल के आगाज तक घर और बाजार ऐसे सजे हुए थे जैसे आकाश गंगा जमीन पर उतर आई हो। लेकिन ये सारी जगमग मेरे भीतर के स्याह कोने तक क्यों नहीं पहुंच रही थी? अब तक कितना अच्छा था सब कुछ। मैं, मोहित और मेरी लाडली बिटिया आस्था। जिंदगी कितनी खूबसूरत लग रही थी। मोहित ने हमारी जिंदगी में आकर जैसे फीके बेरंग कैनवस पर रंग भर दिए थे। आस्था के पापा की मौत के बाद सब खाली हो गया था। 2 साल की शादी ने मुझे इतनी यादें भी नहीं दी थीं कि उनके सहारे जिंदगी काट लेती। शुक्र है साल भर की आस्था मेरी गोद में थी। किसी तरह ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर घर की 4 दीवारी के भीतर मैं और आस्था बस दिन गुजार रहे थे कि हमारी जिंदगी में मोहित ने दस्तक दी। मोहित यानी ठंडी हवा का झोंका, या कोई सुरीला संगीत, या जैसे एक ताज़ा खुशबू।
रोज सुबह मैं आस्था को नर्सरी छोड़ने जाती तो लौटते हुए जॉगिंग करता हुआ मोहित मिल जाता था। मेरे फ्लैट के सामने तक मुझको छोड़ने आता। सोसाइटी में सबसे घुलने मिलने वाला वो बिंदास शख्स कब मेरी जिंदगी में घुल गया नहीं जानती। आस्था को भी आइसक्रीम खिलाने वाले ये अंकल बहुत पसंद थे और सबसे ज्यादा खुश थे माँ पापा। अपनी बेटी की जिंदगी में खुशियों की वापसी से ज्यादा उनको क्या चाहिए था। जब भी मोहित कहीं डिनर प्लान करता, माँ शाम को आकर आस्था को अपने साथ ले जाती। खूब एंजॉय करो तुम दोनों। आस्था नानी नाना के साथ पार्क घूमने जाएगी, है ना बेटू? माँ की आवाज में खनक लौट आई थी। ही इज अ थरो जेंटलमैन यार। पापा मोहित की बात करते तो उनके चेहरे पर सुकून दौड़ जाता। मैं भी उसके जिक्र से अपने गालों को सुर्ख होते महसूस करती थी। मन चुपके चुपके उसके साथ आने वाले दिनों के ख्वाब देखने लगा था और फिर मोहित ने एक अंगूठी मेरी उंगली में सरका कर उस ख्वाब को हकीकत की शक्ल दे दी थी। सब कितने खुश थे, माँ पापा आस्था और मैं। मोहित ने प्री वेडिंग ट्रिप प्लान किया था, 3 दिन गोवा का ट्रिप। मैं अपने और आस्था के कपड़े पैक कर रही थी। मोहित पास बैठा गुनगुना रहा था कुछ। आस्था को उसकी नानी के पास छोड़ दो ना, अचानक मोहित ने मेरे कानों पर अपने होंठ धरते हुए कहा था। यहाँ अकेले? नहीं नहीं, 3 दिन वो मेरे बिना नहीं रह सकेगी मोहित, मैंने 2 जोड़ी ऊनी मोजे बैग में रखते हुए कहा। रह लेगी यार, नाना नानी है ना उसके, ऐसे तो हम कभी अकेले नहीं रह पाएंगे। मैं हैरान रह गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मोहित कभी एक पल को भी मुझसे आस्था को दूर रखने को कहेगा। मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी इस बात के लिए। माँ पापा शायद तैयार थे। ठीक है ना बेटा, ये ट्रिप स्पेशल है ना, और कुछ देर को वो अपने प्यार को नहीं बांटना चाहता तो हर्ज क्या है। वैसे भी हम हैं ना आस्था के लिए। लेकिन माँ, कल को शादी के बाद भी ऐसा हुआ तो? मैं परेशान थी, उलझन में थी, या शायद डरी हुई भी। इस ट्रिप में आस्था हो या ना हो, ये फैसला मेरे लिए मुश्किल था। माँ मुझे लगातार समझाती जा रही थी। जानती थी कि माँ पापा मेरी आने वाली जिंदगी को लेकर खुश थे, जिंदगी मोहित के साथ, उसके प्यार के साथ। तुम्हारी पैकिंग हो गई? शाम की फ्लाइट है। मोहित का कल फोन आया तो मेरे हलक में कुछ अटकने लगा था। कर रही हूं, कहते हुए मैंने फोन रख दिया था। आज प्लेन की खिड़की पर सर टिकाए मैं बाहर छाए अंधेरे में एक रोशनी तलाश रही हूं। बहुत मुश्किल था मेरे लिए इस सफर पर निकलना। जिसे हम दिल की गहराई से चाहते हैं उसे छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं। मन और उदास होता उसके पहले अचानक प्लेन के भीतर की डिम लाइट्स तेज हो गईं और सामने सभी एयर होस्टेस पार्टी कैप पहने एक साथ खड़ी थीं, नए साल का स्वागत करने। मैंने घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बजे थे। मैंने अपनी बगल वाली सीट पर नजर डाली, मेरी बिटिया आस्था पर। उसकी गोद में कई तोहफे थे और वो एक चॉकलेट का रैपर खोलने में उलझी हुई थी। मैंने उसका माथा चूम लिया। शोर के बीच उसके कानों में बुदबुदा के कहा, आई लव यू बेटा। प्लेन में आसपास सब चिल्ला रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने इसी वाक्य से खत्म करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, हैप्पी न्यू ईयर। वो 31 दिसंबर की रात थी। मनाली के एक रिजॉर्ट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही थीं। दिल्ली से आई पारस की फैमिली, उसके मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ फूफा सब तैयारियों में जुटे थे। 15 साल का पारस अपने कजिन्स के साथ कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था। अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन। देखो भाई, जिसका रेजोल्यूशन सबसे अच्छा होगा उसको मिलेगा गिफ्ट, साइकिल, वीडियो गेम या जो भी वो चाहे। कुछ देर पहले ही पापा ने ऐलान किया था। पारस के सारे कजिन्स तो अपना अपना रेजोल्यूशन लिख भी चुके थे। बुआ की पढ़ाकू बेटी मिनी ने लिखा था, मैं हर हफ्ते एक किताब पढ़ूंगी। और चाचा के बेटे वंश ने लिखा था, मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। पारस ने उनके कार्ड्स में झांक कर देखा तो उसकी चिंता और भी बढ़ गई।
क्या लिखूं? क्लास टॉप करने का प्रॉमिस कर दूं क्या? बोर्ड एग्जाम में 90%। वो सोचता, फिर खुद ही खारिज कर देता। नहीं, मुझसे नहीं होगा। फिर क्या लिखूं? पारस पढ़ाई में शुरू से ही एवरेज था। अरे कभी तो तू फर्स्ट आ जा, अपने भाई बहनों को देख, और एक तू है। पापा अक्सर नाराज होते हुए कहते थे। सब सोचते हुए वो उठकर बाहर आ गया। लॉन में बॉनफायर की तैयारियां हो रही थीं। कुर्सियों पर बैठे सब लोग बातों में लगे थे। पारस लॉन के दूसरी तरफ बेंच पर बैठा था, एकदम चुप और मायूस। क्या हुआ? आवाज सुनकर वो पलटा तो एक छोटा सा लड़का खड़ा था। एक हाथ में चाय की केतली, दूसरे में कप। इतनी ठंड में भी उसने सिर्फ एक स्वेटर पहनी थी, सर पर पुरानी सी टोपी और ठंड से लाल हुई नाक। पारस कुछ नहीं बोला। चाय पियोगे? लड़के ने पूछा। पारस ने गर्म चाय की केतली की तरफ देखा और बोला, सबके लिए होगी ना? कम पड़ गई तो? मेरे बाबा की दुकान है, मैं और ले आऊंगा। ये पकड़ो। कहते हुए लड़के ने एक ग्लास में चाय डालकर उसे दे दी। अब दोस्त? लड़के ने पूछा। हाँ दोस्त, पारस मुस्कुराते हुए बोला। फिर बताओ क्या हुआ? वो रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा, क्या लिखूं? सबके सामने डांट पड़ेगी। ये क्या होता है? लड़के ने उत्सुकता से पूछा। पारस हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। जाने दिमाग में क्या आया कि अचानक ही पूछ बैठा। स्कूल जाते हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है पढ़ना, लेकिन थोड़े दिन जा पाता हूँ। टूरिस्ट सीजन में तो बाबा का हाथ बटाना होता है ना। लड़का सबको चाय देने चला गया, लेकिन पारस की नजरें अब भी उस पर टिकी थीं। कुछ सोचकर वो अपने कमरे में आ गया। वापस लौटा तो उसके हाथ में कुछ कॉमिक्स, कुछ कहानियों की किताबें थीं। सुनो, उसने छोटे लड़के को आवाज लगाई और लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। ये रखो, पढ़ते रहना, अगली बार और भी लाके दूंगा। कहते हुए पारस ने सारी किताबें उसे थमा दी। लड़के की आंखें खुशी से चमक उठीं। कुछ दूर खड़ी पारस की मां ये सब कुछ देख रही थी। पारस पलटा तो वो बोली, मिल गया रेजोल्यूशन? पारस कुछ कहता इससे पहले मां ने आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया। कुछ देर बाद जब सबके रेजोल्यूशन सुने गए तो पारस का रेजोल्यूशन खुद मां ने सबको बताया। आज पहली बार वो फर्स्ट आया था। किसी मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट लाने से बेहतर भला क्या हो सकता है? क्या गिफ्ट लूं पापा से? पारस मुस्कुराते हुए सोच रहा था। आसपास सब चिल्ला रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। दोस्तों, अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं मेरी मंडली की सदस्य अंकिता वर्मा ने इसी वाक्य से खत्म करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, हैप्पी न्यू ईयर। मैं 23 साल की थी जब एमबीए करके एक बड़े से शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगी थी। दिन रात खूब पढ़ाई की थी, बहुत मेहनत की थी इस नौकरी को पाने के लिए। कंपनी की मार्केटिंग टीम में से मैं इकलौती लड़की थी। शुरुआत में बड़ा मुश्किल था मेरे लिए इतने सारे मेल कॉलीग्स के साथ काम करना। एक झिझक सी थी मेरे अंदर, होनी भी थी। हमेशा से गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी लड़की के लिए ये किसी कल्चर शॉक से कम थोड़े था। मेरे बॉस भी काफी सख्त मिजाज के थे। काम में छोटी सी भी चूक होने पर टीम के किसी मेंबर को बख्शते नहीं थे। मगर मुझे याद है कि जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा था, शिवांगी खूब मेहनत करो, प्रूव योर मेटल। फाइनल 5 कैंडिडेट्स में से सिर्फ तुमको चुना गया है, क्योंकि तुम इस काबिल हो, इसलिए अपनी जान लगा दो, इस कंपनी को एक अच्छा लीडर दो तुम। और मैंने वाकई अपनी जान लगा दी थी। समय के साथ ऑफिस के माहौल में रम गई थी मैं। कॉलीग्स के साथ दोस्ती हो गई थी और काम करने में बहुत मजा आता था। देखते ही देखते मैं कुछ सालों में टीम की स्टार परफॉर्मर बन गई। आज 10 साल बाद मैं अपनी टीम की हेड हूं। कुछ नए चेहरे मेरे नीचे काम करते हैं, ज्यादातर लड़कियां। तुमने बाकी लड़कियों के लिए रास्ते खोल दिए शिवांगी। आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो गया था जिस दिन बॉस ने यह बात कही। मगर अब ऐसा लगता है जैसे मेरी 10 साल की कमाई धीरे धीरे खर्च होकर खत्म होने लगी हो।
मेरी गैर मौजूदगी में मेरे पति अविनाश घर से काम करते हुए हमारी 5 महीने की बेटी की देखरेख करते थे। मगर कभी उन्हें काम के सिलसिले में कहीं जाना होता तो बच्ची को आया के पास ही छोड़ना पड़ता। मेरा मन पूरे पूरे दिन घबराया रहता कि मेरी फूल सी बच्ची बिन माँ बाप के कितना रो रही होगी, दूध भी पिया होगा कि नहीं। मुझे मजबूरन छुट्टियां लेनी ही पड़ती। इस वजह से मेरे काम पर बहुत असर पड़ने लगा था। बहुत प्रेशर बढ़ गया था प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी को संभालने का। हमेशा थकी थकी रहने लगी थी। मैडम, शिवांगी को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। घर बैठ के बच्चा संभाले, ऑफिस उसके बस का नहीं रहा अब। मैंने जब अपने कुछ टीममेट्स को ऐसी बातें करते सुना तो मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा जैसे पूरा ऑफिस मेरे बारे में ऐसी ही बातें कर रहा हो। व्हाट इज दिस शिवांगी? मैंने जब अपना रेजिग्नेशन लेटर बॉस की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने हैरत से कहा, सर मुझसे घर और काम बैलेंस नहीं हो रहा। अपनी बच्ची को मैं किसी और के पास नहीं छोड़ सकती सर। आई एम सॉरी, आपको बड़ी उम्मीदें थी मुझसे। एक हफ्ते बाद ऑफिस में न्यू ईयर पार्टी थी। मेरा रेजिग्नेशन अब तक बॉस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उस सुबह मैं जैसे ही अपने कैबिन में दाखिल हुई तो मेरे डेस्क के साथ बच्चे का एक पालना रखा हुआ था जिस पर मेरी बेटी का नाम लिखा था, निशी। मैंने मुड़कर देखा तो कैबिन के बाहर मेरी पूरी टीम खड़ी थी। बॉस मुस्कुराते हुए कह रहे थे, अब कल से निशी को भी साथ ऑफिस लाना। मेरी आंखों से आंसू एक एक करके बहने लगे। आसपास सब चिल्ला रहे थे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी।